यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 3B। इसका नाम क्या है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे दोस्तों डिमांड के बारे में। ओके, तो फिर ये इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, इसमें हम एक्चुअल में क्या स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि डिमांड तो हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा था, 3A में भी हमने पढ़ा था, तो क्या यहाँ पर भी हम वापस से डिमांड को पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। डिमांड तो रहेगा, लेकिन इसके साथ एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब क्या है इसका, देखो एकदम सिंपल सी बात है, मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में देखा था दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि हमें मालूम है प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो जो हमारा डिमांड है ना बच्चे, वो डिक्रीज होता है, और अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या होता है भाई, बढ़ता है। ओके, यानी हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है दोस्तों, इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी बराबर। तो देखो वहां पे बस हमने इतनी ही बात देखी थी कि अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो डिमांड में चेंज होगा, है ना। बस हमने इतना ही देखा था। क्या हमने ये देखा था उसके आगे वाला, जैसे मान लीजिए कि अगर प्राइस में 20% का चेंज हुआ तो डिमांड में कितने % का चेंज होगा, ऐसा हमने देखा था क्या, नहीं देखा था। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, इसमें हम क्या समझने वाले हैं कि अगर प्राइस में कुछ चेंज होता है तो उसका जो परिणाम है ना, उसका रिजल्ट है वो डिमांड के ऊपर कितना बढ़ेगा। जैसे हमको मालूम है कि प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड घटेगा, लेकिन भैया डिमांड घटेगा तो घटेगा कितना, वो हमें पता चलेगा इस चैप्टर के माध्यम से। समझ में आया, यानी ये यहाँ पे क्वांटिटी बताने वाला है कि कितना चेंज होगा, एक चेंज हुआ तो दूसरा वाला कैसे रिएक्ट करेगा, ये चीज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, तो बात समझ में आ गई कि इसमें क्या पढ़ेंगे। ओके चलो, अच्छी बात है। अब आपको बता दो यहाँ पर कि ये हमारा कौन सा लेक्चर है भाई, ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर नंबर 3B का। ओके, तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड इसी के साथ ही हम देखेंगे बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो चलो इसका इंट्रोडक्शन फटाक से देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था भाई, हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारा क्वांटिटी डिमांड होता है और जो प्राइस होता है बच्चे कमोडिटी का, इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है। जी हाँ बिल्कुल सही, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, एंड सुनिएगा, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ अ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस। यानी कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है ना दोस्तों, वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता। क्या नहीं एक्सप्लेन करता कि अगर प्राइस में चेंज हो रहे हैं तो फिर जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है ना, उसमें कितना चेंज होगा वो हमें मालूम नहीं पड़ रहा था, है ना, लॉ ऑफ डिमांड के माध्यम से। दस लॉ ऑफ डिमांड फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है ना दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को बताने में फेल हो गया। यानी कि वो ये नहीं बता पा रहा था कि अगर प्राइस में इतना चेंज हो रहा है तो डिमांड में इतना चेंज होगा, ऐसा इसने लॉ ऑफ डिमांड ने नहीं बताया था। ठीक है, तो इसी चीज का सॉल्यूशन लाया किसने, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। ठीक है, इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया दोस्तों, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये वाला कॉन्सेप्ट विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। समझ में बात आई, तो चलो अब जरा समझते हैं कि ये इलास्टिसिटी है क्या, और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है भाई। तो आओ बच्चे देखते हैं। देखो पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये इलास्टिसिटी का मतलब कि ये दोस्तों ये इलास्टिसिटी एक्चुअल में है क्या। देखो इलास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे चेंज। क्या कहेंगे दोस्तों, चेंज कहेंगे बराबर। तो सुनिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए वी हैव 2 वेरिएबल्स, फर्स्ट वन इज प्राइस एंड सेकेंड वन इज डिमांड। ओके, तो प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही। डिमांड क्या करेगा, मान लीजिए अगर प्राइस में चेंज हुआ या फिर कोई भी अदर फैक्टर है उसमें अगर चेंज हो रहा है, तो जो हमारा डिमांड है ना दोस्तों, वो क्या करेगा, उसमें भी चेंजेस होंगे। यानी वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, है ना, अलग तरीके से। जो भी उसका अगर बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, घटना होगा तो घटेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा इलास्टिसिटी है ना दोस्तों, ये क्या इंडिकेट करता है, तो सुनिएगा ध्यान से। इलास्टिसिटी को हम सीधा सीधा रिस्पॉन्सिवनेस भी कह सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस किस प्रकार से कि अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो भैया ये दूसरा वाला वेरिएबल, ठीक है, उसमें भी चेंज होगा ना। तो सुनिए ध्यान से, क्या लिखा है, इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन द अदर वेरिएबल। यानी कि अदर वेरिएबल के चेंज होने की वजह से जो हमारा वेरिएबल है, जैसे कि 2 वेरिएबल है ना, मान लीजिए इसमें कुछ चेंज हुआ तो ये वाला वेरिएबल किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज को हम क्या कह सकते हैं बच्चे, इलास्टिसिटी कह सकते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, चलो इलास्टिसिटी तो आप खैर समझ गए हैं, लेकिन
लेकिन भैया ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो सुनो ध्यान से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है ना बच्चे, ये हमें डिमांड मतलब डिमांड का जो क्वांटिटी है ना उसको समझाता है। सुनिए ध्यान से, रेफर्स टू द, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर, यानी कि जैसे कुछ और अदर फैक्टर या फिर जो हमारा प्राइस है अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है ना, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा वो चीज हम कहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपल सी भाषा में है क्या, तो ये हमको बताता है कि अगर किसी फैक्टर में चेंजेस होते हैं, प्राइस हो या फिर हमारा इनकम हो, ठीक है, अगर इनमें चेंजेस होते हैं तो जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है उसमें कितना चेंज होगा वो हम यहाँ पर समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के माध्यम से। ठीक है, अब देखो अल्फ्रेड मार्शल पीछे नहीं रहेंगे, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दे डाला इसके ऊपर, है ना, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर के। वो क्या कहते हैं भैया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड, यानी कि जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना बच्चे, ये क्या होता है, ये ग्रेट भी हो सकता है, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन कैसे, अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग भैया, तो जो हम ये डिमांड कर रहे हैं ना, क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमें मालूम है अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होने वाली है, और अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड क्या होने वाली है बच्चे, बढ़ने वाली है। ठीक है, वो ज्यादा या फिर कम इस प्रकार से हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं दोस्तों, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना इसको हम डिसाइड करते हैं ये ज्यादा है या फिर कम है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटिल for a given fall in price and quantity demanded falls much or little for a given rise in price। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल साहब का। ओके जी, तो एग्जाम में अगर आप ये स्टेटमेंट लिख रहे हो तो बी केयरफुल, जैसा दिया है उन्होंने वैसे ही लिखना है, आप किसी की बोली हुई बात को अपने मन से, मतलब अपने मन से वर्डिंग डाल करके चेंज नहीं कर सकते, जैसा दिया है वैसे ही लिखना पड़ेगा। ओके चलो भाई, अब थोड़ा और आगे हम चलते हैं और कुछ और बातें समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो इस डेफिनेशन से एक बात तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई बच्चे, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म, ये कोई ऐसा वैसा टर्म नहीं है भाई। तो ये कैसा टर्म है, ये टेक्निकल टर्म है जो क्या करता है, जो डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है भाई, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल और राइज इन इट्स प्राइस, यानी प्राइस बढ़े या फिर कम हो। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है ना दोस्तों वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, राइट। एंड देन इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, ऊपर हमारा आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, यहाँ पे रेशियो बोला गया ना, तो रेशियो ऐसे ही तो रहता है, पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है ना रेशियो, तो ऊपर क्वांटिटी डिमांड आएगा, नीचे हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना दोस्तों उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे हम फॉर्मूला भी देखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चिंता मत करो, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं और बहुत बड़े बड़े सम्स आपको सॉल्व नहीं करने रहेंगे, इसकी भी आप टेंशन छोड़ दीजिए। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, इसके आगे वाला भी चैप्टर क्या है, सप्लाई एनालिसिस है ना, वो भी ईजी है। देखो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है, मतलब अगर आप ना जैसे चैप्टर नंबर 2, 3A एंड 3B, ठीक है, 3B और फिर जाके ये चैप्टर नंबर 4, ये जो चारों के चारों लेसन्स है ना दोस्तों ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी कि आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स को ना लाइन से पढ़ना है। जैसे पहले मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, फिर मैंने आपको 3A पढ़ाया और अब मैं आपको 3B पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप डायरेक्टली इस पे मत जाना वरना कुछ नहीं समझेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको पहले ये पढ़ना है एंड देन आपको यहाँ पे जाना है, उसके आगे के भी जो चैप्टर्स है कहीं ना कहीं पे हमें इलास्टिसिटी वगैरह देखने के लिए मिलेगा ही। तो इसीलिए क्या करना है, आपको लाइन से सारी चीजों को पढ़ना है, कोई भी चैप्टर स्किप मत करो। ओके जी, तो देखो यहाँ पर हमने क्या देख लिया दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लिया, इंट्रोडक्शन में इसका देख लिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर तो हम यहीं पे रोकेंगे। अब सेकंड लेक्चर में हम क्या देखेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना इसके टाइप्स भी होते हैं, तो वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देखो बस 3 ही टाइप्स हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अभी मैंने जितना सिखाया अच्छे से रिवाइज कीजिए, और पिछले सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, वहां पर आपको सारे वीडियोस लाइन से अरेंज किए हुए मिल जाएंगे, कहीं पर भी ज्यादा भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोग को अकाउंट्स भी पढ़ाती हूँ, तो अकाउंट्स के वीडियोस मिल जाएंगे आपको हमारे कौन से चैनल पे बता दूं, चलो फटाक से बता देती हूँ। अकाउंट्स के वीडियोस बच्चों यहाँ पर मिलेंगे, ये वाला जो हमारा चैनल है ना इसको सर्च करना, मेरा नाम सर्च करोगे ना, ये नहीं,
हाँ ऐसे इतना इतना आप बस डाल दोगे शालिनी कुशवाहा, ये भी डालोगे तो भी आपको वो चैनल मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के अकाउंट्स के वीडियोस आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। मतलब पूरा सिस्टमेटिक वे में मैंने पढ़ाया हुआ है, कुछ भी चीज आपका स्किप नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे जनरली एक सीक्वेंस में पढ़ाना चाहिए वैसे मैंने एकदम अच्छे से पूरे मन से पढ़ाया है। तो आप जरूर अकाउंट्स के वीडियोस देखिएगा, आपको पक्का पसंद आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते।